खबर रेवाड़ी से है, जहां सीएम मनोहर लाल बावल विधानसभा के गांव जड़थल पहुंचे। आपको बता दें कि जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन बावल विधानसभा के गांव जड़थल पहुंचे हैं और सीएम मनोहर लाल इस दौरान महिलाओं की ओर से चलाए जा रहे स्वयं सहायता समूह द्वारा आपको बता दें कि द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया है और मौके पर सीएम ने दिव्यांगों को ट्राई साइकिल वितरित की है। बावल से विधायक प्रदेश के सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल मौजूद रहे। जड़थल के सरपंच ने सीएम को पगड़ी पहनाकर स्वागत किया है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसंवाद में कहा कि ऐसे काम किए हैं जो विपक्ष सोच नहीं सकता है। विधायक नीरज शर्मा ने पाली वंगाड़ी इंडस्ट्री एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत की है, जहां एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया है रोड टूटे होने के कारण काफी समस्या से जूझना पड़ रहा है और इसी बीच एनआईटी विधायक ये अभियान चलाया, पानीपत से एक आह्वान किया कि हरियाणा को उससे पहले एक ऐसा प्रदेश, एक कलंकित प्रदेश जिसमें बेटियों को मारने वाला प्रदेश ये संज्ञा दी जाती थी, इसको ठीक करने के लिए और एक बीड़ा हम लोगों ने उठाया। और उस आह्वान के अंतर्गत मुझे प्रसन्नता है कि न केवल सरकार ने बल्कि बहुत सी ऐसी सामाजिक संस्थाएं, चाहे उसमें खाप पंचायतें हों, एनजीओज हों अथवा कुछ धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हों, सरकारी विभाग, चाहे वो हमारा होम डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा जो बाल विकास, महिला बाल विकास विभाग है अथवा स्वास्थ्य विभाग है, इन सब विभागों ने बीड़ा उठाया और हम जो जेंडर रेशो उस समय 870 के आसपास थी, उसको बढ़ा करके 923 तक हम लेकर के गए। वर्तमान में भी ये जेंडर रेशो 917 और 923 के बीच ये चल रही है। एक बहुत बड़ी कामयाबी, जो बेटियां गर्भ में मार दी जाती थी, उनको बचाने में पूरे सिस्टम ने और ये काम किया है, इससे मेरी संतुष्टि है। अब इसी के साथ मन में भाव पैदा होता है कि जो बेटियां जन्म लेती हैं वो किसी परिवार पर बोझ न बने, बल्कि बोझ नहीं बनती हैं, परिवार की मानसिकता ऐसी होती है कि शायद वो बेटी को बोझ मान बैठे। इसका हमने जब लोगों के सामने विषय रखा तो मुझे खुशी है कि लोगों ने स्वीकार किया कि बेटी भी हमारी वैसी ही है जैसे हमारा बेटा होता है। बेटे के जन्म पर जैसे कुआं पूजन के कार्यक्रम होते थे, थाली बजाने के कार्यक्रम होते थे, वैसे ही कार्यक्रम बेटियों के जन्म के समय भी होने लग गए। उनके जन्म पर कुआं पूजन हुआ, उनके जन्म पर छत पर चढ़कर के लोग थाली बजाने लगे, खुशियां मनाने लगे। ये सारा विषय भी साथ साथ हुआ है। अब इन बेटियों को बचाने के बाद इनको पढ़ाने के बाद इनको आगे बढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य था। हमने उनकी पढ़ाई के लिए भी व्यवस्थाएं की, स्कूल में, कॉलेज में उनकी कोई फीस ना लगे, ये व्यवस्था हमने बनाई। और हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज जिसमें हमारी बेटी बच्चियां वो पढ़ाई कर सके, ये कॉलेज हमने खोले। हमने पिछले कार्यकाल में कुल 71 कॉलेज खोले हैं, जिसमें लगभग आधे ये केवल बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, महिला कॉलेज जिसको कह सकते हैं, वो हमने खोले हैं। तो पढ़ाई के अंदर भी आगे बढ़े हैं हम, जो लड़के लड़की के भेदभाव को दूर कर सके। और इसके लिए लड़कियों में खास करके एक विषय और ध्यान में आता था कि बच्ची का, जब लड़की का विवाह का समय आता था, उस समय एक बहुत बड़ा खर्च माँ बाप के सिर के ऊपर पड़ता था। इसके लिए 2 योजनाएं शुरू की। एक योजना जिसके अंदर थी आपकी बेटी हमारी बेटी, अर्थात बेटी किसी परिवार अकेले की नहीं होती है, बेटी सबकी होती है, साझी होती है। बेटी का जब कोई विवाह के बाद विदाई करना होता है तो गांव के सब लोग विदाई करते हैं, तो उन बेटियों की शादी पर गांव के लोगों का कंट्रीब्यूशन भी होता है। परिवार पर ज्यादा वजन न पड़े, हमने बेटियों की शादी में 31,000 रुपए से लेकर के 71,000 रुपए तक की नगद राशि ये देनी शुरू की है। खास करके जो हमारे बीपीएल परिवार हैं, एससी समाज के परिवार हैं, उनको ये राशि देनी शुरू की। और बेटी के जन्म के समय ही हमने भारतीय जीवन निगम बीमा उनको कहा
कि आप एक इंश्योरेंस हमारा बेटी के नाम से करिए, ताकि बेटी की शादी के समय उसको 1 लाख रुपए की सहायता हो जाए। तो हमने हर बेटी के जन्म के समय, खास करके अनुसूचित जाति की जो हमारी बेटियां थी, उनकी पहली बेटी के समय ही 21,000 रुपया और एक मुश्त दे करके उनके नाम से बीमा कराया। और जो बाकी समाज है उनके सबके दूसरे और तीसरी बेटी के समय हमने 21,000 रुपया ये सब जमा कराना शुरू किया। अर्थात अनुसूचित जाति की हर बेटी के जन्म के समय 21,000 रुपया और बाकी जो समाज है उनके दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म के समय 21,000 रुपया ये बैंकों में जमा कराया है। अभी तक 2015 के बाद 4,30,278 लड़कियों को इस योजना का लाभ मिला है और ये राशि माता पिता की सहायता के लिए उनके जन्म के समय काम आएगी। और इस प्रकार से बेटियों को अबला न समझकर बेटी को सबला बनाने का जो काम हमने किया, उसमें उनकी पढ़ाई, उनके ज्ञान विज्ञान के अंदर उनका आगे बढ़ने का काम, खेल के मैदान में उनको आगे बढ़ाने के लिए, राजनीति हो फिर समाज सेवा हो, ऐसे महिलाओं के हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने के लिए हमने काम किया। यहां तक हमारी एक बेटी चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग की जिम्मेदारी उस बेटी को मिली और एक प्रकार से उसने हरियाणा का नाम न केवल देश में बल्कि दुनिया में वो छोड़ा है। हरियाणा की बेटियों की बहुत सी उपलब्धियां ये हमको ध्यान में आती हैं। अगर एक एक करके उनका नाम मैं लेता हूं तो प्रदेश के नाम को रोशन करने वाली हमारी पहली, जैसा मैंने पहले बताया, महिला अंतरिक्ष यात्री सुश्री कल्पना चावला, बहुत बड़ा नाम हुआ, देश और दुनिया में उसने नाम कमाया। इसी प्रकार पहली महिला पायलट प्रियंका बेनीवाल, वो भी हरियाणा से बनी। प्रथम महिला बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट सौम्या, ये भी हरियाणा से बनी। मिग 29 उड़ान भरने वाली देश की प्रथम महिला सिविलियन मेघा जैन। इसी प्रकार प्रथम महिला रोडवेज बस चालक पंकज देवी, प्रथम महिला पहलवान ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक, प्रथम महिला पहलवान राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता गीता फोगाट, प्रथम महिला ओलंपिक रजत पदक विजेता दीपा मलिक, प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वतारोही बहन संतोष यादव, प्रथम महिला वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी WWE रेसलर कविता दलाल, प्रथम महिला अर्जुन पुरस्कार विजेता गीतिका जाखड़, प्रथम महिला भीम पुरस्कार विजेता सुनीता शर्मा और प्रथम महिला मिस वर्ल्ड खिताब विजेता मानुषी छिल्लर। ये हरियाणा की इन बेटियों ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के कारण से न केवल अपना परिवार, प्रदेश और देश का नाम दुनिया में ऊंचा किया है। मैं ऐसी सब बेटियों के इस प्रकार के कृतित्व के लिए उनको सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, हमने प्रधानमंत्री जी ने भी जैसा सुकन्या समृद्धि योजना, ये योजना चलाई है, इस योजना के अंतर्गत भी बेटी अपने बैंक खाते में 10 वर्ष की आयु के बाद बालिकाओं का खाता डाकखाना में खुलवा सकते हैं। प्रतिवर्ष 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की राशि वो जमा करा सकते हैं। इस राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज उनके खाते में उनको मिलता है। साथ ही इस राशि को धारा 80C के अंतर्गत आयकर से भी और मुक्त किया गया है। ये राशि बेटी के बड़े होने पर उसके किसी भी कामकाज में मददगार हो सकती है। हमने बेटी के विवाह के समय ये जो योजनाएं पहले बताई हैं वो सब हमने लागू की हैं। यही नहीं, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर उनकी जो पढ़ाई की फीस है वो भी हमने माफ की है। ITI में पढ़ते समय लड़कियों को प्रतिमाह वजीफा ये भी दिया जाता है और बेटियों के 150 किलोमीटर दूरी तक रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा ये सुविधा भी दी गई है। 211 विशेष महिला बसें पढ़ाई में जाने के लिए छात्र योजना में छात्रा परिवहन सुरक्षा इस योजना में भी हम चला रहे हैं। हम BPL परिवारों की किशोरी और महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए महिला किशोरी सम्मान योजना ये भी हमने उसमें लागू किया है। इस प्रकार से कामकाजी महिलाएं उनके नन्हे बच्चों को, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करती हैं, उनके लिए भी 6 साल तक के बच्चों को 8 से 10 घंटे प्रतिदिन क्रच की व्यवस्था भी कराई गई है। तो इस प्रकार से प्रदेश के अंदर बेटियों का
सम्मान बढ़े, बेटी हमारी बेटों से पीछे नहीं है, इस प्रकार की योजना में हरियाणा जो है अपना स्थान बनाया है। तो आज मैं इस अवसर पर हमारी बेटी, आपकी बेटी, हमारी बेटी, इसके अंतर्गत जो बेटियों को लाभ मिला है, 21,000 रुपया जिन बेटियों के नाम से जमा कराया है, उनके माता पिता से आज मैं बात कर रहा हूं। निश्चित रूप से इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, आपको शुभकामना भी देता हूं। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं बेटियों के लिए। और तो और सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर भी हमने जो पग उठाए हैं वो भी कम सराहनीय नहीं है। हमने बेटियों की भागीदारी पंचायती राज में 50% की है और इस 50% के कारण से राजनीति में हमारी बेटियां बहुत आगे आई हैं और इस कारण से पढ़ी लिखी होने के नाते से और बेटियों की संख्या इस भागीदारी को कहीं और उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो मैं हमारी बेटियां, हमारी माताएं बहनें, उनके लिए अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक नीरज शर्मा ने पाली बांकड़ी इंडस्ट्री एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत की, जहां एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि रोड टूटे होने के कारण काफी समस्या से जूझना पड़ता है। और इसी बीच एनआईटी विधायक नीरज शर्मा ने बताया कि बल्लभगढ़ सोहाना टोल रोड को लेकर काफी समय से उनका संघर्ष जारी है और इसी के परिणाम स्वरूप बल्लभगढ़ सोहाना टोल रोड जो कि ससुरपुर चौक, आपको बता दें कि ससुरपुर चौक के पास क्षतिग्रस्त हुई थी और उसको लेकर विधानसभा में गरजे थे और जिसके उपरांत लगभग उस सड़क का कार्य पूर्ण होने वाला है। और साथ ही कहा कि बल्लभगढ़ सोहाना रोड सड़क के निर्माण कार्य शुरू होने के बाद गांव भाकड़ी के निवासीकरण मुझसे मेरे कार्यालय पर आकर मिले थे और उनके द्वारा अवगत कराया गया था कि गांव भाकड़ी एवं गांव नवादा के पास सड़क काफी क्षतिग्रस्त है। पाली बांकड़ी एसोसिएशन के लोगों ने बुलाया और बड़ा दुख हुआ कि इस सरकार के खिलाफ सरकार सद्बुद्धि युग भी चालू कर रखा है वहां के स्थानीय लोगों ने। और मैं विधायक बनने के बाद से कह रहा हूं और हमारे नेता राहुल जी बार बार कहते हैं कि सरकार अडानी अंबानी की है। जब राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पे आए थे उस समय न्यूज रोड की खस्ता हालात को लेकर चर्चा हुई। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एनसो के छात्र संवाद सम्मेलन में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला पहुंचे। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि छात्र चुनाव को लेकर सरकार के पास 5 अगस्त तक का समय है। अगर 5 अगस्त तक सरकार छात्र चुनाव पर कोई घोषणा नहीं करती है तो 6 अगस्त को एनसो के कार्यक्रम में छात्र चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया जाएगा। इसी बीच दिग्विजय सिंह चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है और जब तक वह टुकड़ों में बटी हुई है बहुत अच्छा है। साथ ही कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा के लिए छात्र चुनाव बहुत जरूरी है। छात्रों के सभी परेशानियों का अंत छात्र चुनाव से होगा, जिसको लेकर 6 अगस्त को एक बड़ा ऐलान किया जाएगा। सरकार का वादा था, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की थी और अब सरकार अपने वादे को पूरा करेगी। तो किस प्रकार भी है जी? निश्चित तौर पर, क्योंकि लिंग 2 कमेटी के तहत जो है अगस्त में उससे अगले 1 महीने में चुनाव होने चाहिए और चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर हों, इस बात की हम किन मांगों को लेकर मुख्य तौर पे जा रहे हैं लोगों के बीच में, छात्रों में? हम तो एक ही मांग को लेकर के जा रहे हैं। बाकी सारे मुद्दे मैं मानता हूं कि इसके अंदर वो सब्सिडरीज हैं, सब चैनल्स हैं। अगर एक बड़ा मुद्दा सुलझ जाएगा, प्रत्यक्ष तौर पर छात्र संघ चुनाव की बहाली हो जाएगी, तो बाकी सारे मुद्दे अपने आप सुलझ जाएंगे। फिर जब काउंसिल के अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर चुने हुए नुमाइंदे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बैठेंगे, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और डीएसडब्ल्यू के सामने इक्विवेलेंट पावर रखेंगे। जो आज के आयोजक हैं बड़े भाई संदीप नारायण जी,
वह अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ। साथियों, ये प्रोग्राम जोड़ के विनतियाँ वे प्रोग्राम को मैनेज करें और प्रोग्राम में आप हमारा साथ दें। बहुत ही धन्यवाद बबलू काजल जी, अनूप खटखट जी को आके भाई साहब का स्वागत है। खबर चरखी दादरी जिले के गांव झुंझर से है, जहां मुर्गा फार्म के समीप एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। किसानों ने पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच की है। तो मृतक के शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं। वहीं शव के पास शराब की बोतलें भी मिली है। परिजनों ने शराब पिलाकर हत्या करने की आशंका जताई है। मृतक झज्जर जिले के गाँव रणखांडा का निवासी था और मृतक के परिजनों का आरोप है कि कल संदीप नाम के व्यक्ति ने उसे फोन करके बुलाया और वारदात को अंजाम दिया है। साथ ही कहा कि जब 7 बजे तक वापस नहीं पहुंचा और उसके बाद फोन किया गया तो संदीप ने फोन उठाया और गालियां बकी और कहा कि आज के बाद यह जिंदा नहीं रहेगा। दिनेश लड़का था ना, यो कल शाम को 4 बजे घर से चले आए और यो झिंझर गांव में आया है और संदीप ने इसके पास फोन कराया था। 2 दिन से लगातार फोन कर रहा था कि एक बार आ जाओ कोई काम है, एक बार आ जाओ कोई काम है। यो थोड़ा भगत वगत का अपना करया करता है, भगताई करया करता है। तो यो आ गया जी झिंझर आने के बाद में 7 साढ़े 7 बजे तक यो वापिस नहीं पहुंचा घर पे। तो इसकी घरवाली ने फोन मिला, दिनेश आड़े नंबर पे फोन मिलाया तो वो संदीप ने उठाया फोन। 35 साल है, जिसका हमारे एरिया के अंदर जो है इनके मुताबिक मर्डर हुआ है और जो है इनके से दरखास्त लेके सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी यहाँ हम मोहतरीन खड़े, आप जैसा कि आप देख रहे हो 302 IPC का FIR करके और सख्त से सख्त कार्रवाई के खिलाफ की जाएगी। मामला अभी जो है ना तफ्तीश जारी है। इन्होंने जो बाई नेम है, बाई नेम एक लिखा है और अन्य है उसके अंदर। खबर गुरुग्राम से है, जहां पारिवारिक रंजिश के चलते ताबड़तोड़ फायरिंग से गुरुग्राम के DLF फेज 3 का इलाका दहल गया है। और बता दें कि वारदात सुबह 11:30 बजे DLF फेज 3 के इलाके में हुआ, जहां पर देवेंद्र उर्फ बिंदर अपनी ब्रेजा गाड़ी से नाथुपुर जा रहा था और तभी अन्य गाड़ी में सवार 4 से 5 हथियारबंद बदमाशों ने देवेंद्र उर्फ बिंदर पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। और बताया जा रहा है कि फायरिंग में देवेंद्र को 8 से 10 गोलियां लगी है, जिसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंचे गुरुग्राम पुलिस ने आसपास के CCTV कैमरों के फुटेज को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। और SSP क्राइम वरुण दहिया के माने तो वारदात में गंभीर रूप से घायल देवेंद्र उर्फ बिंदर नाथुपुर का रहने वाला है और शुरुआती तफ्तीश में मामला प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के चलते फायरिंग का लग रहा है। SP क्राइम की माने तो पुलिस ने तफ्तीश के दौरान देवेंद्र की गाड़ी से 25 लाख कैश बरामद किए हैं। जो विक्टिम हैं उनको लगभग काफ़ी गनशॉट इंजरीज आई हैं और इनको मौके पे तुरंत हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया है। तो बताया जा रहा है कि रिट्स गाड़ी के अंदर 4-5 युवक आए हैं, अज्ञात युवक हैं। उन्होंने इनकी गाड़ी को रोका है और इनके ऊपर मतलब गनशॉट जो से फायरिंग वगैरह करी है और काफ़ी गनशॉट इंजरीज आई हैं।
महेंद्रगढ़ से एक पिता के हैवानियत की सारी हदें पार करने का मामला सामने आया है। बता दें कि बसई में युवक ने पहले अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद अपनी ही 10 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। बेटी ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया और मौके से फरार हो गई। बता दें कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी के बेटे ने पिता के खिलाफ सौतेली मां के साथ मारपीट करने और हत्या के लिए जाने की शिकायत दी थी और जब पुलिस ने इस संबंध में 10 साल की बच्ची से पूछताछ की तो यह मामला उजागर हुआ। अब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मारपीट और हत्या के अलावा पॉक्सो एक्ट भी जोड़ दिया है। राजवीर ने अपनी घरवाली को पीट कर मार दिया है। जिस सूचना पर मौका पर पुलिस पहुंचकर वहां की पुलिस कार्रवाई की गई और मुकदमा दर्ज किया गया। 323, 302 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद दौरान तफ्तीश इसकी लड़की को भी पूछताछ की गई, जिसने बताया कि मेरे साथ ये अनहोनी हुई है। जो लड़की का भी मेडिकल परीक्षण कराया गया। खबर फरीदाबाद से है, जहां गुप्त सूचनाओं के आधार पर हेरिटेज बैरिकेड हॉल के सामने बने शराब ठेके के साथ अवैध रूप से चल रहे एक हाथों और 2 अलग अलग शराब के अवैध ठेकों दुकानों को आबकारी विभाग के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस टीम के साथ 3 अलग अलग टीमें गठित करके छापा मारा गया है और सहायक उप निरीक्षक महेंद्र सिंह और मुख्य सिपाही ब्रिजेश कुमार और मुख्यमंत्री उड़नदस्ता ने स्थानीय पुलिस के साथ औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान मौके पर करीब 15 से 20 युवक मौके पर शराब पीते हुए पाए गए। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद की टीम के द्वारा आज 3 अलग अलग गुप्त सूचनाओं के आधार पर 3 अलग अलग टीम बना के एक साथ फरीदाबाद और पलवल में आबकारी विभाग के 3 अलग अलग अधिकारियों को साथ लेके और एक संयुक्त रेड की गई है, जिसमें स्थानीय पुलिस भी साथ थी। इसमें सूरजकुंड रोड पे एक हेरिटेज बैंकेट है, उसके सामने एक अरुण निवासी नवादा का था एक लड़का, जो कि अवैध आहता चलाते हुए पाया गया।